हेलो एवरीवन, बैक टू द चैनल श्रीजी स्टडी सेंटर, जो आपके लिए लाया है PYQ क्वेश्चन सीरीज ऑफ योर नेट यूजीसी नेट JRF, जो आप अभी क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए आए हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे PYQ क्वेश्चन, जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिर से। ठीक है, तो आ जाइए और जल्दी से रिप्लाई भी कीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है और अपनी तैयारियों में जुट जाइए। So let's get started with the first question. Which of the following factors influencing learning are not related to the content? जब हम कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है, कंटेंट की जब हम बात करेंगे तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो कंटेंट से रिलेटेड नहीं है। क्या पूछ रहा है ये? विच इज नॉट रिलेटेड टू द कंटेंट। इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टर है जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ये बोल रहा है रेडीनेस एंड विल पावर, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट्स और लर्निंग एक्सपीरियंस, सी बोल रहा है बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, डी नेचर ऑफ द कंटेंट्स और लर्निंग एक्सपीरियंस, ई बोल रहा है मास्टर ओवर द सब्जेक्ट मैटर। तो इन 5 ऑप्शन में से कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जो रिलेटेड नहीं है कंटेंट से। ठीक है, कंटेंट से जिसका कोई लेना देना नहीं है, बताइए। ठीक है, अब तक तो क्रैक कर लिया होगा। देखिए, रेडीनेस एंड विल पावर, ये आपका किससे रिलेटेड है? दिस इज ओनली रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल और मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो इसका कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप किसी चीज से ऑर्गेनाइज कर रहे हो कंटेंट को, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रक्चर रखना है, तो दिस इज रिलेटेड। यस, तो ये तो होगा ही होगा, तो ये नॉट पूछ रहा है, तो मतलब बी वाला जिसमें है वो तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। फिर बात कर रहा है बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर। बेसिक पोटेंशियल, हाँ देखिए, बेसिक पोटेंशियल क्या होता है? जो आपके अंदर से आता है, जो आपको करने की रेडीनेस रहती है, जो विल होता है, वही चीज कि आप कितने पोटेंशियल हो किसी काम को करने के लिए। तो दिस इज नॉट द कंटेंट, ये तो लर्नर का है कैरेक्टर, कंटेंट का नहीं है, तो सी भी होगा। ठीक है, नेचर ऑफ कंटेंट्स और लर्निंग एक्सपीरियंस, देखिए हाँ कंटेंट की बात कर रहे हैं तो उसका नेचर इंपॉर्टेंट है और एक्सपीरियंस। ठीक है, तो डी तो है, इसीलिए ये दोनों तो नहीं होंगे, डी जिसमें नहीं है वो नहीं है, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर बन रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग आर नॉट रिलेटेड टू कंटेंट। एक तो आपका रेडीनेस वाला होगा ए, फिर आपका आएगा सी और उसके बाद होगा ई, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जो आपका बी है और डी है, दीज आर द मेन कैरेक्टर, और वो पूछ रहा नहीं है, ये दोनों तो कंटेंट के कैरेक्टर है, तो जिसमें भी बी और डी है वो तो कट जाएगा, ये बी हटा आपका, ये डी हटा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन है ए और सी और ई, ये तीनों आपके नहीं है, ये तीनों तो लर्नर के कैरेक्टर से, कंटेंट की नहीं है। कंटेंट और लर्नर अलग अलग है, तो लर्नर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको दे रखा है ए और सी और ई में। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसका बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। सेकेंडरी लॉज, पहली बात तो ये लॉज किसने दिए? तो आपके लॉज दिए हैं EL थॉर्नडिके, इन्होंने दिए आपको लॉज ऑफ लर्निंग, जो है सेकेंडरी वाले कौन से दिए हुए हैं इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग या लॉ ऑफ इफेक्ट, फिर है लॉ ऑफ एनालॉगी या फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें से कौन से ऐसे लॉ है? पहली बात तो वो सेकेंडरी है, ठीक है, वो बताना है हमको। बताइए जल्दी से बताइए आपका आंसर, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। इसमें से कौन से लॉ है जो सेकेंडरी है?
जो हमें इन्होंने दिए हैं, बताइए। देखिए अब तक तो कोई आंसर आया नहीं है, चलो मैं बता देती हूँ आपको। देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग एंड द लॉ ऑफ एनालॉजी, ये तीनों आपके हैं क्या, लॉ ऑफ सेकेंडरी, मतलब जो सेकेंडरी में दिए गए हैं आपको, सेकेंडरी लॉ लर्निंग के, वो ये तीन हैं, ठीक है, ए बी और डी। क्योंकि देखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट ये आपके किस में आते हैं, प्राइमरी में आते हैं, ठीक है। इनका क्या मीनिंग है, जब आप ये जो ए बी डी है ये किससे रिलेटेड है, आपके रेस्पॉन्स और स्टिमुली, रेस्पॉन्स और स्टिमुलस से रिलेटेड है, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, आइए इसका बताइए। अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस ऑन स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब सीबीसीएस की बात कर रहे हैं, द लेटर ग्रेड बी obtained by a student in a course corresponds to grade point of, मतलब जो बी आपको मिलता है ग्रेडिंग में, ग्रेड मिला है रिपोर्ट कार्ड के अंदर, इसमें से वो कौन सा है, इसमें से कौन सा पॉइंट है, बी किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, बी कौन से नंबर को रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके रिपोर्ट कार्ड में, बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा आपका 6, ठीक है। एक टेबल होती है जो आपके सीबीसीएस, जो क्या होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसके अंदर 3 कोर्सेज होते हैं, एक तो कोर, एक इलेक्टिव और एक आपके सॉफ्ट स्किल बेस्ड। ये जो 3 कोर्सेज होते हैं, देखिए पहली बात तो सीबीसीएस को पढ़ते हैं हम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। देखिए इनमें क्या होता है, 3 आपके कौन से होते हैं, कोर्सेज होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कोर, फिर एक होता है इलेक्टिव, एक होता है आपका सॉफ्ट स्किल। ये 3 कोर्सेज होते हैं, ठीक है। आपको इसमें चॉइसेस मिलती है, कोर तो एज इट इज रहते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर आपको चॉइसेस मिलती है कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। उस हिसाब से 7 आंसर नहीं है, 6 है, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर 3 होते हैं आपके कोर्सेज, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हो, इलेक्ट करते हो, इसके अंदर आप स्किल्स बेस्ड के हिसाब से जो डेवलप करना चाहते हो वो करते हो सेलेक्ट, और ये कोर होते हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, ठीक है, सीबीसीएस। अब देखते हैं हम लोग ग्रेडिंग, इसके अलग अलग ग्रेडिंग जो सिस्टम दे रखा है, जैसे इसमें पूछा था बी, राइट, तो बी आपका 6 पॉइंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं उस अकॉर्डिंग ये आपको ग्रेडिंग सिस्टम मिली हुई है, ठीक है। जैसे ओ मिला है तो आपको क्या मिलेगा, 10, फिर मतलब आपको ए प्लस मिला है तो 9, और ए मिला है तो 8, बी प्लस यानी 7, बी मतलब 6, सी मतलब आपका हो गया 5, और पास, पी मतलब जस्ट पास के लिए मिलेगा 4, फेल के लिए 0 एंड एब्सेंस के लिए ऑल्सो 0, ठीक है। समझ में आया ये ग्रेडिंग सिस्टम, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या ये तो बहुत इजी है, मतलब ये तो आपको पॉइंट्स दिला रहा है, इजीएस्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोक, मोक की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोक के बारे में बताइए, बताइए जल्दी से कि मोक कब आया था, एक तो मोक कब आया था और मोक की फुल फॉर्म क्या है, ये दोनों बताइए, जल्दी से बताइए। मैं आंसर्स का वेट कर रही हूं। ठीक है, अब तक तो क्रैक कर लिया होगा, राइट, यस, करेक्ट आंसर, राइट। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जिसमें भी आपका है, दैट इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज बी, ओके। इसके अंदर क्या होता है, ये आया था आपका 2008 के अंदर। इसके अंदर होता क्या है बताइए। देखो मैसिव मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल। वापस देखिए, इधर आइए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ।
मोक आपका कब आया था? 2008 के अंदर, और ज्यादातर पॉपुलर हुआ था 2010 और 12 में, ठीक है। और मोक का क्या होता है कि जो मैसिव है, मैसिव का मीनिंग है, एम की बात कर रहे हैं, मैसिव का मीनिंग है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लोग आप इस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल क्या कर सकते हैं, इस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब आप कहीं पे भी जाकर इसे अपने ऑनलाइन नेटवर्क, इंटरनेट और इनके थ्रू क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ओपन मतलब कि डिस्टेंस की कोई चिंता नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस की कोई चिंता नहीं है, कहीं पर भी बैठ के आप इस कोर्सेज को ले सकते हो, ठीक है। और मल्टीपल कोर्सेज है इसमें, टू मेनी कोर्सेज, ओके। अब मोक के 3 ए है, दैट इज एनी टाइम, एनी टाइम, एनी वन एंड एनीवेयर। ये जो 3 है ए, ये इसके प्राइम है कि इसका एम क्या है, तो 3 A's है। एनी टाइम, कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू योर इंटरनेट, ठीक है। आईसीटी इसमें इनबिल्ड है, ब्लेंडेड एस से, ठीक है। इस वजह से क्या कर सकते हो, कभी भी इसको आप एक्सेस कर सकते हो। एनीवन, कोई भी छोटे से लेके बड़ा बच्चा कोई भी इसको चला सकता है, और एनीवेयर, कहीं पे भी चला जा सकता है जहां पर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की बात कर रहा है, बड़ा बच्चा थोड़ा, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं ये, एक तो एकदम किड, चाइल्ड जिसे बोलते हैं, एक एडोलेसेंस, और तीसरा होता है एडल्ट। इसमें से पूछ रहा है जो आपका एडोलेसेंट है उसके सोशल कैरेक्टर क्या है, बताइए। आपको पता है ना कि एडोलेसेंट में ना सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा इमोशंस, सबसे ज्यादा बॉडी चेंज, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एवरीथिंग चेंजेस, इमोशनल एंड योर बॉडी पर्सनालिटी, एवरीथिंग इसके अंदर चेंज होता है। बहुत कंफ्यूज होते हो, इसमें कोई ना कोई लीडिंग पार्टनर चाहिए होता है, कोई गाइडलाइन वाला मेंटोर चाहिए होता है, तो ये सारी चीजें इसमें होती है। तो अब बताइए इसमें से कौन सा उसका सोशल कैरेक्टर है, ठीक है। पहला बोल रहा है ये डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, बी बोल रहा है ग्रुप लॉयलिटी, सी बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, डी बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है इंक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो इसमें से बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, जस्ट गिव मी द आंसर। ओके, अब तक तो क्रैक कर लिया होगा। देखिए डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, सी दिस इज द पार्ट ऑफ योर चाइल्ड मेमोरी, क्योंकि इमेजिनेशन आप कब से करना स्टार्ट करते हो, जब आप छोटे होते हो, धीरे धीरे आपका कॉग्निटिव माइंड क्या हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, तब आप ये चीज करते हो। और ग्रुप लॉयलिटी, यस दिस वन, क्योंकि आप डेवलप करते हो ग्रुप लॉयलिटी, साथ में रहना सीखते हो, एक दूसरे से लॉयल रहना सीखते हो। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप, यस, इसके अंदर आपके अंदर इस टाइम पे ये फीलिंग होती है लीडरशिप की, तो आप धीरे धीरे वो कैरेक्टर क्या करते हो, डेवलप करते हो, लीडिंग कैरेक्टर डेवलप करते हो। डी भी सही है, डी गलत है, डी आपका गलत है, और ई सही है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, ये भी आपका चाइल्डहुड, चाइल्ड वाली स्टेज हो गई, ओके। नेक्स्ट है ई, दैट इज इंक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप्स, यस, आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाने की कोशिश करते हो इस स्टेज पे, सबसे ज्यादा अच्छे से बात करना, घूमना फिरना, ये सारा आप फ्रेंडली नेचर रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। तो जिसमें आपका ये है ए, बी, और आपका ए तो गलत है, बी, ठीक है, दैट इज योर बी, सी एंड ई वाला कॉम्बिनेशन, बी, सी और ई वाला, दैट इज योर ए इज करेक्ट एंड अदर इज रॉन्ग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्रैक कर पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इन क्लासरूम शुड जनरेट, मतलब एक आप जब बात कर रहे हो, पॉजिटिव इंटरेक्शन कर रहे हो बच्चे से क्लासरूम के अंदर, तो उसमें से कौन सी चीज जनरेट होगी? मिसलीडिंग आइडियाज, कंट्रोवर्सी या एंजाइटी? जी बताइए। पहली बात तो जब हम बात ही कर रहे हैं पॉजिटिव की, ठीक है, पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब चीज किस में जाएगी? पॉजिटिव एटीट्यूड्स में ही जाएगी या बिहेवियर में। जब पॉजिटिव है, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है, तो आंसर भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग इज योर नेगेटिव आंसर, आइडियाज, रुकते थोड़ा, कंट्रोवर्सी ऑल्सो नेगेटिव आंसर, नेगेटिव वर्ड, एंड एंजाइटी ऑल्सो नेगेटिव। कोई पॉजिटिव चीज कर रहे हो तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, दैट इज योर आइडियाज। ओके, आई होप यू गॉट दिस आंसर करेक्ट, इजी था। नेक्स्ट आइए, arrange the following steps involved in research process in correct order। ये आपको दे रखे स्टेप्स और ऑर्डर्स दे रखे हैं, जिसको आपको क्या करना है? रिसर्च जो प्रोसेस है उसके करेक्ट जो स्टेप बाय स्टेप है उसमें अरेंज करना है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सी सीरीज फर्स्ट आएगी फिर सेकेंड आएगी? स्टेप्स, waiting for the answer। ओके देखिए, सबसे पहले आता है आपका एक तो रिसर्च प्रॉब्लम फर्स्ट, कि आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं लिटरेचर का, ठीक है, यानी डी एंड बी। फिर आप कलेक्ट करते हैं डेटा अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद आप क्या करते हैं? एनालाइजिंग करते हैं, एनालाइज और इंटरप्रिटेट करते हैं डेटा को जो कलेक्ट किया है, और उसके बाद लास्ट में आता है आपका दैट इज रिपोर्टिंग द रिसर्च आउटकम। सो योर क्वेश्चंस आंसर दैट इज डी इज योर करेक्ट आंसर, DBAEC, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये पूरा चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर जैसे स्टेप वाइज जितने भी होते हैं वो कलेक्ट किया हुआ है। जैसे फर्स्ट स्टेप है दैट इज फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करना किसको? रिसर्च प्रोसेस को। रिसर्च प्रोसेस के अंदर फर्स्ट आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, फिर सेकंड है रिव्यूइंग लिटरेचर, जो ऑलरेडी दिए गए हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स या फिर कुछ आइडियाज जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, जिस टॉपिक पे, उसको आप क्या करोगे? पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। उसके बाद फोर्थ स्टेप है चूजिंग द स्टडी डिजाइन। फिफ्थ है डिसाइडिंग ऑन द सैंपल डिजाइन। सिक्स्थ है कलेक्टिंग डेटा। सेवेंथ है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, और एट्थ है आपका राइटिंग द रिपोर्ट। दैट इज योर करेक्ट आंसर्स, दैट इज योर करेक्ट स्टेप्स। ओके, ये आपके स्टेप्स है, इसको बाय हार्ट याद कर लेना। यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, PYQ में से उठाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज नॉट, ये पढ़िए, इन APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर अ जनरल आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है जो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कम इन एंड, जो लास्ट में आता है APA स्टाइल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो APA स्टाइल है ना आपका, ये साइटिंग करने में काम आता है, किसके? साइटिंग ऑफ योर जनरल आर्टिकल और ये सारी चीजें। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा लास्ट इसकी स्टेप है, बताइए। देखिए इसमें क्या होगा? DOI, ये होता है आपका डिजिटल रिगार्डिंग नंबर, आइडेंटिफायर होता है जो आप डिजिटली किसी आर्टिकल, जर्नल या वेबसाइट्स को क्या कर रहे हो? पब्लिश कर रहे हो या प्रोसेस कर रहे हो। तो इसके अंदर अगर आपने APA का स्टाइल का यूज किया है तो दैट इज योर लास्ट स्टेप, DOI नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले आपका टाइटल आता है, ओके। उसके बाद धीरे धीरे ऑथर और ये सारी स्टेप्स आती है, ये आपका डिजिटल से रिलेटेड नंबर है, ओके। So next question, given below are two statements. In cohort studies, samples are drawn from a generally defined population over time. ये first statement बोल रहा है,
सेकंड बोल रहा है इन ट्रेंड स्टडीज सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम स्पेसिफिक वेल डिफाइंड पॉपुलेशन। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है या फिर एक गलत एक सही है? कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए दोनों ही गलत है। क्यों गलत है? इधर देखते हैं एक्सपेरिमेंट। देखिए कोहॉर्ट में क्या होता है, जब को की बात कर रहा है ये, ठीक है, मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहा है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल का समूह है, वो मिलकर उनके शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड लर्निंग को, उनके एक्सपीरियंस और लर्निंग को क्या करते हैं वो लोग? आपस में शेयर करते हैं, उस स्टडी को कोहॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेंड की। ट्रेंड स्टडीज में क्या होता है, जो पास्ट में क्या चला आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, पास्ट का ट्रेंड, जैसे हम बोल रहे हैं ना, ये चीज अभी ट्रेंडी है, ये चीज अभी ट्रेंड में आई हुई है। आप लोग अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो उसके अंदर रील्स होती है, तो जो ट्रेंड में चलता है वो आपके ऊपर ऊपर आती है, तो वो स्टडी करना। ट्रेंड स्टडी का मतलब कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है, व्हाट इज द पैटर्न, पास्ट पैटर्न, ठीक है, उसकी स्टडी करने को हम ट्रेंड बोलते हैं। तो दोनों ही आपके इसमें गलत स्टेटमेंट है, तो बोथ फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, क्योंकि ये दोनों अपने कैरेक्टर से डिफरेंट बात कर रहे हैं। ओके, गॉट इट? ठीक है, नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मीडिएटेड परसुएशन? ठीक है, मीडिएटेड में से ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, इसके अंदर कौन सा है जो अफेक्ट करता है मीडिएटेड को? ठीक है, बताइए, एक्सटेंडेड मीडिया रीच या राउंड द क्लॉक कम्युनिकेशन, मीडिया डिफरेंसेस, ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन या मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स? इसमें से कौन सा है, बताइए। देखिए इसमें जो अफेक्ट करता है मीडिएटेड को, दैट इज योर मीडिया डिफरेंस, ठीक है, फिर आता है आपका ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन एंड देन मैसेज कैरेक्टर, सी डी एंड ई ओनली, सी ऑप्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एक्सटेंडेड मीडिया रीच ये कोई अफेक्ट नहीं करता, जितना ज्यादा एक्सपैंड होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतनी ज्यादा अवेयरनेस। राउंड द क्लॉक कम्युनिकेशन ये भी नहीं होगा। ठीक है, जो तीन चीजें जो अफेक्ट करती है, दैट इज योर मीडिया डिफरेंसेस, ऑडियंस की बात कर रहे हैं जो फ्रेगमेंटेड होती है डिफरेंट डिफरेंट, और मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स कि किस टाइप का आप मैसेज दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो भी अफेक्ट करता है। दैट इज योर आंसर। आई होप यू क्रैक्ड इट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोड्स ऑफ रिसेप्शन इन द कम्युनिकेशन? रिसेप्शन, जब आपको मिलता है मैसेज, ठीक है, उसके कौन कौन से कोड्स है? रिसेप्शन, रिसीव करते हैं आप जब मैसेज को, ठीक है, बताइए। ठीक है, अब तक तो क्रैक किया होगा आपने। ठीक है, देखिए इसमें जो दो चीजें हैं, तीन चीजें, दैट इज योर डोमिनेंट, नेगोशिएटेड और अपोजिशनल। ये तीन ऐसी चीज है जो रिसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चैनल नहीं करता है और बाय स्टैंडर्ड भी नहीं करता है, ये दोनों डिफरेंट है। ये जब हम रिसेप्शन ऑफ मैसेज करते हैं तो ये तीनों चीजें क्या करती है? अफेक्ट करती है, डोमिनेंस ऑफ मैसेज, नेगोशिएटेड वाला और अपोजिशन वाला। ये नेगेटिव जाता है, ये डोमिनेट करता है, और ये जब बातचीत करते हैं तब आपका ऊपर नीचे की, जब हम बात करते हैं किसी को नेगोशिएट कर रहे हैं तब वो हेल्प करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट।
when inference is based not on causation but on uniformity of coexistence, as in the case of inferring clove hoofs of an animal by its horns. It is called, ये आपका इंडियन लॉजिक है ना जो सब्जेक्ट, उसमें से क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा इनमें से आपका अनुमान है जो कि इस पे एकदम सही बैठ रहा है इस सेंटेंस पे। ये जो सेंटेंस है ना, इन्फरिंग क्लोव्स होफ्स ऑफ एन एनिमल बाय इट्स हॉर्न्स, ठीक है, ये वाला कौन सा है बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, ये आपने क्रैक कर लिया होगा। ये आपका है समानांतोदर्शिता। इसके अंदर क्या होता है, जो चीज एज इट इज है वैसी की वैसी दिख रही है, जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। देखिए आपको पता होगा कि अनुमान जो है वो 3 पार्ट्स में व्याप्ति के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, ठीक है। पहला आपका पूर्वावत, फिर आपका शेषावत, फिर है आपका ये समानांतोदर्शिता, ठीक है। इसके अंदर एज इट इज होता है, दैट इज योर कॉज एंड इफेक्ट। एज इट इज इन द सेंस पहले कॉज आएगा फिर इफेक्ट पता चलेगा। इसमें पहले इफेक्ट दिखता है और उसके बाद कॉज आता है, कॉज का पता चलता है, ठीक है। और इसके अंदर एज इट इज जैसा कंडीशन हुई है, जैसी चल रही है सिचुएशन प्रेजेंट में। देखिए पूर्वावत में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट, पहले आपको क्या दिखेगा, कॉज दिखेगा, उसके बाद इफेक्ट। जैसे अगर बाहर बादल हो रहे तो आपको क्या पता है कि अब बारिश होने वाली है, ठीक है, तो बादल से आपने क्या अनुमान लगाया है कि बारिश होने वाली है, दैट इज योर पूर्वावत। अब शेषावत, सपोज शेषावत की बात करते हैं, आप बाहर निकले और आपको सब कुछ यहाँ पे कीचड़ वगैरह दिख रहा है और आपको रोड्स एकदम गीली दिख रही है, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे कि बारिश हुई होगी। तो पहले आपको दिखा इफेक्ट, फिर आपने कॉज का पता किया कि रेन, हाँ ये बाद में हुआ होगा। और इसके अंदर अगर रेन हो रही है और आप उसको एज इट इज देख रहे हो तो पता है प्रेजेंट कंडीशन और प्रेजेंट सिचुएशन में बारिश हो रही है। तो ये 3 टाइप के आपके क्या है अनुमान व्याप्ति के बेसिस पे। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द लाइट ऑफ बुद्धिस्ट system of education, student was expected to follow Das-Sikh Padani. Which of the following does not represent code of conduct? इनमें से कौन से जो है ऑप्शन वो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे कोड ऑफ कंडक्ट किसके, जो बुद्धिस्ट सिस्टम क्या है एक्सपेक्टेड, जो दास शिक्षा पदनी है उसके अकॉर्डिंग ये कौन से कोड है जो नहीं है पार्ट। पहला बोल रहा है टू अवॉइड फूड एट ऑल टाइम्स, टू अवॉइड अन ट्रू स्पीच, या टू रिलिश म्यूजिक एंड डांस, या टू अवॉइड स्टीलिंग, टू एक्सेप्ट गिफ्ट इन चैरिटी। कौन सा है जो नहीं है? देखिए इससे पता चल रहा है टू एक्सेप्ट द गिफ्ट इन चैरिटी। ई तो देखिए वैसे ही पता चल रहा है डायरेक्टली कि नहीं, ये तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जिसमें ई ऑप्शन है पहली बात तो एक ही है ये, ठीक है। और सी आपका टू रिलिश म्यूजिक एंड डांस, ये 2 ऐसे कंडक्ट है जो नहीं दिए गए, दैट इज योर ऑप्शन डी, ओके। बाकी ये जो तीनों है टू अवॉइड फूड एट ऑल टाइम्स, हर किसी टाइम खाना खाना, दैट इज इन्होंने ये शिक्षा दी थी, ठीक है। टू अवॉइड अनट्रू स्पीच, ठीक है। और उसके बाद टू अवॉइड स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, ये जितने भी है ये इन्होंने दिए थे और जो 2 है ये नहीं है, डी एंड ई, that is your C and E, okay, that is all for today. So I hope आपको ये MCQ सीरीज में बहुत मजा आया होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए ताकि आप लोग अच्छे से आंसर दे पाए और अपनी तैयारियों में जान लगा पाए, ठीक है। ये सारे जितने क्वेश्चन किए थे वो PYQ में ऑलरेडी आ चुके हैं जिसकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करना हमारे साथ
तो आप भी हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी यूजीसी नेट, अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी तो आप भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन बैचेस में नहीं आ सकते हैं तो हमारे प्ले स्टोर पे श्रीजी स्टडी सेंटर के नाम से ऐप है, जिसमें आप दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को बेहतरीन बना सकते हैं। तो धन्यवाद, कल हम फिर से मिलेंगे सेम टाइमिंग पे और विथ न्यू क्वेश्चंस ऑफ PYQ। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, आप इंजॉय भी कर रहे होंगे और आप क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ रहे होंगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी समझ रहे होंगे, ठीक है। विथ मोर कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस मिलती हूँ मैं आपसे वापस 8 बजे कल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट। वेलकम दीपिका।